गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अब जो कृषि रसायन विज्ञान है, कृषि रसायन विज्ञान की जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपने कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा था और उनमें जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज और कवक के बारे में देख लिया था। अब जो आज है चौथे प्रकार का जो सूक्ष्म जीव है उसके बारे में देखेंगे अपन, शैवाल। चौथे प्रकार का सूक्ष्म जीव शैवाल, एलजी। तो शैवाल के बारे में, शैवाल अति सूक्ष्म जीव से लेकर कुछ बड़े बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इसमें पर्णहरित पाया जाता है, इसमें पादप होते हैं, ये पर्णहरित पाया जाता है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है ना। तो पर्णहरित पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये नम स्थानों पर अधिकता होती है, नम स्थानों पर अधिकता में होते हैं भाई, ठीक है ना। तो अब इनके जो काम होते हैं वो होते हैं पौधों के उत्तकों का अपघटन करना। नंबर 1 काम होता है इनका पौधों के उत्तकों का अपघटन करना। दूसरा जो काम है इसका वो है पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण, पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। तीसरा काम है ह्यूमस का संश्लेषण। ह्यूमस का संश्लेषण ये है, ये काम करते हैं ये। इसके बाद में प्रोटोजोआ, 5 नंबर पर पढ़ेंगे अपन प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है ये भी, और बैक्टीरिया से बड़ा होता है। एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय बैक्टीरिया से बड़ा, बैक्टीरिया से क्या होता है, बड़ा होता है। और जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है इनको, और भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं ये। तो लिख लेंगे आप, अब एलजी डालेंगे शैवाल। 4 नंबर पर टॉपिक डालेंगे शैवाल, एलजी, और इसमें लिखेंगे इसमें अति सूक्ष्म व कुछ बड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं। इसमें अति सूक्ष्म व कुछ बड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं। अति सूक्ष्म व बड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं। नीचे लिखेंगे इनमें पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। ये नम स्थानों पर अधिकता में पाए जाते हैं। ये नम स्थानों पर अधिकता में पाए जाते हैं। नम स्थानों पर अधिकता में पाए जाते हैं। शैवाल का विशेष महत्व, नीचे लिखेंगे शैवाल का विशेष महत्व। शैवाल का विशेष महत्व जीवाणुओं को उनके निम्नलिखित, जीवाणुओं को उनके निम्नलिखित कार्यों के संपादन में सहायता पहुंचाना है। जीवाणुओं को उनके निम्नलिखित कार्यों के संपादन में सहायता पहुंचाना है। नंबर 1 लिखना पौधों के उत्तकों का अपघटन करना। पौधों के उत्तकों का अपघटन करना, पौधों के उत्तकों का अपघटन। नंबर 2 पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। नंबर 3 ह्यूमस का संश्लेषण। ह्यूमस का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ह्यूमस,
ह्यूमस का संश्लेषण। अब नंबर 5 लिखेंगे आप प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में लिखेंगे आप ये एक कोशिकीय जीव, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं जो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। भूमि की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं या पर पाए जाते हैं। नीचे लिखिए ये खाद के विघटन की क्रिया में सहयोग करते हैं। खाद के विघटन की क्रिया में सहयोग करते हैं। खाद के विघटन की क्रिया में सहयोग करते हैं। ठीक है। अब जो अपना आगे का जो टॉपिक है, ये तो थे सूक्ष्म जीव, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है पूरी। 3 के बारे में पिछली क्लास में की थी और आज कर ली बाकी 2 के बारे में। अब अपना जो टॉपिक है वो है मृदा जीवाणुओं के कार्य। मृदा जीवाणुओं के कार्य। तो मृदा जीवाणुओं के कार्य में आप लिखेंगे कि मृदा जीवाणु निम्नलिखित कार्य करते हैं। साथ के साथ लिखेंगे आप नंबर 1 नाइट्रीकरण। नंबर 1 नाइट्रीकरण। नंबर 2 नाइट्रीकरण का काम करते हैं। नाइट्रीकरण की आपको प्रक्रिया पहले बता दी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण दूसरा काम है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तीसरा है भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। और चौथा काम है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन। कार्बोहाइड्रेट का विभंजन एवं विभंजन अथवा जैव द्रव्य का खनिजन। जैव द्रव्य का खनिज में परिवर्तन या फिर जैव द्रव्य का खनिज में परिवर्तन। ठीक है ना। और 5 नंबर पे है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको पहले बता चुके हैं। नाइट्रीकरण, ठीक है ना, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है या नाइट्रोजन का कोई अन्य रूप होता है, वो पौधों के लिए उपयोगी पौधे जिस रूप में नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं उसमें बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है नाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन जो अनुपयोगी नाइट्रोजन होती है अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को उपयोग के लिए उपयोगी तत्वों में या उपयोगी यौगिकों में बदल करके उसको स्थिर करना, वो कहलाता है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, तो भूमि में जो अकार्बनिक घटक हैं उनको उपयोगी घटकों में बदला जाए। चौथा काम है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाए और उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए। या जैव द्रव्य का खनिज में परिवर्तन, तो जीव द्रव्य खनिज में बदल जाता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण का मतलब होता है पौधों के पास में जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पुनः बदल दिया जाए, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल दिया जाए, वो प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। तो ये चीज़ें सारी बता चुके हैं पहले। तो
इसको, ये है मर्दा जीवाणुओं के कार्य, पूरे फटाफट से उतार लें। आगे जो टॉपिक है अपना वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है आयतन के आधार पर, यानी नाइट्रोजन का आयतन के आधार पर नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78% होती है, और भारात्मक जो नाइट्रोजन होती है वो 75% होती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण कर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण करके, जीवाणु ग्रहण करेंगे, भूमि या पौधों को उपलब्ध कराएंगे। उस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ठीक है ना। यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को जीवाणु क्या करेंगे, पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन में बदलेंगे। कहने का मतलब वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलेंगे, नाइट्रेट के रूप में पौधे उससे ग्रहण करेंगे, अर्थात जीवाणु उस नाइट्रोजन को अपने पास में बदलने के लिए स्थिर रखेंगे और फिर उसे उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि टू टाइप्स। नंबर एक होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नंबर 2 होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये फलीदार पादपों में पाया जाता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण फलीदार पौधों में, फलीदार पादपों में, जैसे फलीदार पादप होते हैं सनई, बरसिम, डेचा, मूंग, मटर, सनई, बरसिम, मूंग, चना, मटर, अरहर, तो ये होते हैं फलीदार पादप। इनकी जो जड़ों में पाए जाने वाले, जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु, और जीवाणु का नाम है राइजोबियम। इस जीवाणु के बीच में इन जड़ों में क्या हो जाती हैं, गांठ बन जाती हैं, गांठ या ग्रंथिकाएं ये बन जाती हैं। और ये गांठ या ग्रंथिकाएं बन जाती हैं तो ये पौधों से तो ऊर्जा प्राप्त करता है। ये जीवाणु क्या करता है, पौधों से ऊर्जा, पौधों से जीवाणु क्या लेगा भाई, ऊर्जा। और इसकी एवज में पौधों को क्या देगा, पौधों को ये नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। ये पौधों को क्या देता है, नाइट्रोजन। तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक सहजीवन बन जाता है, अर्थात एक दूसरे की सहायता करते हैं। पौधे राइजोबियम को ऊर्जा देते हैं और राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन देता है नाइट्रेट के रूप में बदल करके।
तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सहजीवन हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। तो इस प्रकार ये होता है सहजीवी। इस प्रक्रिया को कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन, यानी एक जीव दूसरे जीव की सहायता करे, एक जीव दूसरे जीव के साथ में सहयोग से रहे, उस प्रक्रिया को कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन, सहजीवी। और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है ना। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ऐसा नहीं होता है कि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पौधे जीवाणु से ले लेते हैं ऊर्जा, उसके बाद में जीवाणु को देते नहीं है। तो ये भी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला भी दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक वातजीवी जीवाणु होते हैं और एक अवातजीवी जीवाणु होते हैं। तो इनकी जड़ों में गांठ का निर्माण होता है। अब गांठ का निर्माण कैसे होता है, राइजोबियम जीवाणु जड़ों के अंदर पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है और नाइट्रोजन का क्या कर लेता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता रहता है, जिसके फलस्वरूप पौधों की जड़ों में गांठ बन जाती हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में स्थिर रहती है और जैसे ही नाइट्रोजन पौधों को गांठों के रूप में रहती है तो पौधे वृद्धि करते हैं अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार आप लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इसमें लिखेंगे वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा ग्रहण कर, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण करके, इसे लिख लो, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अब आप नीचे की एक लाइन लिखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन की दृष्टि से, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन की दृष्टि से 78%, लगभग 78% कर लेना, लगभग 78%, जबकि भारात्मक दृष्टि से लगभग 75%, भारात्मक दृष्टि से लगभग 75%, ठीक है, भारात्मक दृष्टि से लगभग 75%। अब नीचे लिखेंगे आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर 1 सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक नंबर लिखना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नंबर 2 असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोनों को एक बार डालना पॉइंट में यहीं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और अब पॉइंट डालना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें लिखना, अधिकांश फलीदार पौधों जैसे सनई डेंचा बरसीम, मटर, मूंग, चना, अरहर आदि की जड़ों में
की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन स्तर करने वाले बैक्टीरिया कोष्टक में राइजोबियम कर लेना भाई, राइजोबियम, नाइट्रोजन स्तर करने वाले बैक्टीरिया कोष्टक में राइजोबियम पाए जाते हैं, जो दलहनी पौधों से ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दलहनी पौधों से ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, इस प्रकार बैक्टीरिया व दलहनी पौधों के मध्य संबंध पाया जाता है, बैक्टीरिया तथा दलहनी पौधों के मध्य संबंध पाया जाता है, जिसे सहजीवन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोंट कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल सहजीवी का राइजोबियम। अब नीचे आप टॉपिक डालेंगे ग्रंथि का निर्माण। ये जो पौधों की जड़ों में जो ग्रंथि बनती है वो कैसे बनती है, इस ग्रंथि का निर्माण लिखेंगे। तो निर्माण लिखेंगे, ये नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया यानी पादप है, ये पादप है, इसकी ये जड़ें हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकृत जो बैक्टीरिया है, इनकी जड़ों में क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है। ये जीवाणु क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जीवाणु प्रवेश करके एक संक्रमण नलिका बनाएगा, यहाँ संक्रमण नलिका बनाता है। तो लिखेंगे आप इसमें, नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाता है, संक्रमण नलिका बनाते हैं। संक्रमण नलिका बनाते हैं। यह संक्रमण नलिका यानी ये संक्रमण नलिका बन गई। संक्रमण नलिका, यह संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में
यानी सारे जो मूल रोम है ना उनमें, संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक व कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। मूलक व कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है और उनका विभाजन कर देती है। और उनका विभाजन कर देती है। इस प्रकार पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बन जाती हैं। इस प्रकार पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बन जाती हैं। और इन ग्रंथियों में, पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बन जाती हैं और इन ग्रंथियों में बैक्टीरिया का विकास, इन ग्रंथियों में बैक्टीरिया का विकास तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। बैक्टीरिया का विकास तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। बैक्टीरिया का विकास तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब नीचे आप टॉपिक डालेंगे सहजीवी नाइट्रोजन, टॉपिक डालना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया। राइजोबियम की विभिन्न जातियां निम्न प्रकार हैं। विभिन्न जातियां निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको सारणी बनानी पड़ेगी। जातियों के नाम, पहला कॉलम होगा जातियों के नाम। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा वर्ग का नाम, वर्ग के नाम। तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा फसलें, कौन कौन सी फसलों को प्रभावित करता है, ये कौन सा जीवाणु कौन सी फसलों को प्रभावित करता है। नंबर एक वर्ग 1 राइजोबियम मेलिलोटी, वर्ग 1 ऐसे लिख देता हूँ, वर्ग 1 राइजोबियम मेलिलोटी, रिज्का वर्ग और रिज्का और स्वीट क्लोवर, रिज्का और इसकी जो फसल होगी वो होगी रिज्का और स्वीट क्लोवर, ये दो फसलें हैं, इनको प्रभावित करता है। ये रिज्का वर्ग के अंतर्गत आता है, वर्ग का नाम रिज्का है। वर्ग 2 राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम से आएगा सेरम, मीनोसेरम। तो ये लेग्यूमिनोसेरम होता है, ये सॉरी वर्ग 3 में आता है, वर्ग 3 है इसका। वर्ग 2 में आता है राइजोबियम ट्राइफोली, और इसका जो वर्ग होता है वो होता है तिप्तिया
तिपतिया वर्ग। और फसल प्रभावित करता है ये क्लोवर, क्लोवर। वर्ग 3 राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मटर वर्ग के अंतर्गत आता है ये, मटर वर्ग। और मटर वर्ग में उद्यान मटर, खेत मटर, स्वीप पी, मसूर आदि। उद्यान मटर, खेत मटर, स्वीट पी और इसके बाद में मसूर, स्वीट पी, मसूर, ये इसकी फसलें होती हैं। तो कई बार जीवाणु दे करके फसल पूछ सकता है कि ये कौन सी फसलों को प्रभावित करता है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। वर्ग 4 राइजोबियम फजियोली, राइजोबियम फजियोली, तो ये फजियोली वर्ग के अंतर्गत आता है। फजियोलस, फजियोलस वर्ग इसके अंतर्गत आता है। और गार्डन बीन और मोठ, गार्डन बीन और मोठ इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग 5 उतारते जाएं आप साथ के साथ। वर्ग 5 राइजोबियम जेपोनिक्स, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम, तो ये सोयाबीन वर्ग आता है। सोयाबीन वर्ग, और इसके अंदर सोयाबीन की फसल आती है, ठीक है ना, पादप सोयाबीन आ जाता है, सोयाबीन। वर्ग 6, वर्ग 6 आता है राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम लुपिनी। और राइजोबियम लुपिनी में लुपिन वर्ग आता है, लुपिन वर्ग। और फसल होती है इसकी वार्षिक एवं बहुवार्षिक लुपिन, वार्षिक एवं बहुवार्षिक लुपिन। और वर्ग 7, वर्ग 7 आता है, यह आता है एनामी, राइजोबियम एनामी जातियाँ होती हैं, राइजोबियम एनामित जातियाँ, ये होती हैं लोबिया वर्ग। लोबिया वर्ग, तो लोबिया, लीमा बीन, मूंगफली इसके अंतर्गत, लोबिया, लीमा बीन और मूंगफली, ये इसमें आते हैं। तो फटाफट से इनको उतार दें एक साथ। अब इनमें पूछा जा सकता है, वर्ग दे करके कोई जीवाणु का नाम पूछा जा सकता है। तो देखो इनमें फजियोलस सर ये वर्ग तो यही है, लुपिन वर्ग अगर, लोबिया वर्ग अगर, तो लेग्यूमिनोसेरम ये इम्पोर्टेंट है, मटर कुल में पाया जाता है, ठीक है ना। और मेलिलोटी रिजका वर्ग में पाया जाता है। सोयाबीन वाला राइजो जेपोनिक्स, जेपोनिकम ये होता है। तो इनमें फसलों के नाम भी आप याद रखेंगे, उतार लें।
इसके बाद में अब आता है नंबर 2, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नंबर 2, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना पौधों, वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना पौधों, बिना किसी पौधे की सहायता से या बिना पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करना, बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करना। असहजीवी यानी कि पौधे का केवल जीवाणु होगा, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कोई पौधे की बिना सहायता लेकर के ही, वो किसी पौधे की सहायता नहीं लेगा और सीधा मिट्टी में स्थापित कर देगा, वो कहलाता है असहजीवी। अर्थात पौधे और जीवाणु के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता है, पौधे और जीवाणु के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है। तो असहजीवन हो गया उस प्रक्रिया को, यानी पौधे और जीवाणु के बीच में संबंध नहीं होता है। अगर संबंध नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? असहजीवी कहेंगे। सहजीवन की घटना नहीं होगी, अर्थात पौधा न तो इसको सहायता करेगा, नहीं ये इसको सहायता करेगा डायरेक्टली। पौधा सीधा मृदा से लेगा नाइट्रोजन और ये सीधा मृदा में डालेगा नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ऐसी जो फसलें होती हैं वो अनाज वाली फसलें होती हैं, अनाज वाले पादप होते हैं, अनाज वाले पादप जैसे गेहूँ, जौ, ठीक है ना, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये होते हैं, ये इस अनाज वाली पादपों में पाए जाते हैं। आदि में मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। यहाँ इनमें जीवाणु कौन से होते हैं? मुक्त जीवी, सहजीवी नहीं होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, अपना खुद करते हैं भोजन। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना। एक तो होता है वातजीवी, वातजीवी जीवाणु, और दूसरा होता है अवातजीवी जीवाणु, अवातजीवी जीवाणु। ये दो प्रकार के होते हैं भाई, वातजीवी होते हैं और अवातजीवी होते हैं। वातजीवी के अंतर्गत इसमें मुख्य जीवाणु आता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये जीवाणु मुख्य जीवाणु होता है। जो एजोटोबैक्टर के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। एजोटोबैक्टर होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, ठीक है ना, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्राइट में बदल देता है एजोटोबैक्टर। और एक होता है विंजेरिंकिया, विंजेरेंकिया भी होता है, विंजेरिंकिया, ये जीवाणु भी इसके अंतर्गत ही आता है, वातजीवी के अंतर्गत। अर्थात ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर शरीर को पुष्ट करते हैं और मरने के उपरांत जीवाणु द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन भूमि में पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन ले लेते हैं, अपने शरीर के लिए काम में लेते हैं। जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद में भूमि में ही वो नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इसकी और जातियाँ और हैं, वो जातियाँ भी लिखवा देंगे। अवातजीवी जीवाणु, अवातजीवी जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। वातजीवी है तो वायु की उपस्थिति होगी, वायु की उपस्थिति में, ठीक है। और अवातजीवी है तो वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ
जातियाँ एजोटोबैक्टर से अधिक संख्या ज़्यादा होती है। क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम इसका एग्जाम्पल होता है, क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम, क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम। क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम ये जीवाणु होता है इसका। तो अब आप टॉपिक डालेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें लिखेंगे वे जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन, वे जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे, वे जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं असहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। असहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। असहजीवी जीवाणु कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नीचे लिखेंगे यह प्रक्रिया अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि में मुक्तजीवी जीवाणु द्वारा होती है। आदि में मुक्तजीवी जीवाणु द्वारा होती है। मुक्तजीवी जीवाणु द्वारा होती है। अब नीचे टॉपिक डालेंगे आप, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। यानी असहजीवी जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 वातजीवी जीवाणु, वातजीवी जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया, वातजीवी जीवाणु। इसमें लिखेंगे ये जीवाणु वायु की उपस्थिति में कार्य करते हैं। वायु की उपस्थिति में कार्य करते हैं। वायु की उपस्थिति में कार्य करते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। तथा इनके मरने के बाद यह नाइट्रोजन भूमि में एकत्रित हो जाती है। यह नाइट्रोजन भूमि में एकत्रित हो जाती है जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। भूमि में एकत्रित हो जाती है जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पौधे ग्रहण कर लेते हैं।
नीचे लिखेंगे इन जीवाणुओं में या इस वर्ग में एजोटोबैक्टर तथा विंजेरिंकिया जीवाणु प्रमुख हैं। नीचे लिखेंगे आप एजोटोबैक्टर की 5 प्रजातियां होती हैं। एजोटोबैक्टर की 5 प्रजातियां होती हैं। नंबर 1 एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर विंजेरिंकी, एजोटोबैक्टर विंजेरिंकी। नंबर 3 उतार लें आप इनको। नंबर 3 एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, एजोटोबैक्टर विनेलैंडी। और नंबर 4 एजोटोबैक्टर एजल्स, एजोटोबैक्टर एजल्स। नंबर 5 एजोटोबैक्टर इंडिकम, एजोटोबैक्टर इंडिकम। ये 5 प्रजातियां होती हैं एजोटोबैक्टर की, तो लिख लें इनको। पूछ सकता है एजोटोबैक्टर की प्रजातियों के बारे में, नाम लिखिए। इसे पूछ सकता है 1-2 का नाम, एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर विंजेरिंकी, विनेलैंडी, एजल्स और इंडिकम। और दूसरा टॉपिक डाल देंगे अब एबातजीवी जीवाणु। इनको उतारने के बाद में दूसरा पॉइंट डाल देंगे एबातजीवी जीवाणु। एबातजीवी जीवाणु एबातजीवी जीवाणु में लिखेंगे ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन, वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। इन जीवाणुओं की संख्या एजोटोबैक्टर से अधिक होती है। इन जीवाणुओं की संख्या एजोटोबैक्टर से अधिक होती है। नीचे लिखेंगे क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम, क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम, क्लोस्ट्रीडियम पाश्चुरिनम इस वर्ग का प्रमुख जीवाणु है। इस वर्ग का प्रमुख जीवाणु है। इस वर्ग का प्रमुख जीवाणु है। इस प्रकार आज जो अपन ने है, आज की जो इसी के साथ अपना जो ये अध्याय है, ये मृदा जीवांश पदार्थ वाला, ये कंप्लीट हो गया है भाई। लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है।
और अब नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज की जो अपनी क्लास थी उसमें कुछ सूक्ष्म जीव थे, रह गए थे एक दो, उनमें उनका अध्ययन किया है। मृदा जीवाणुओं के कार्य देखे हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में चर्चा की है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है, सहजीवी और असहजीवी। तो सहजीवी के बारे में देखा है, सहजीवन किस किस प्रकार से पाया जाता है, ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है, और उनकी प्रजातियों के बारे में देखा है, राइजोबियम की। इसके बाद में असहजीवी के बारे में देखा है, वातजीवी और अवातजीवी, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम। ये एजोटोबैक्टर होता है वातजीवी होता है, और क्लॉस्ट्रिडियम पाश्चुरिनम होता है ये अवातजीवी होता है, अर्थात अवायवीय होता है, ये वो वायवीय होता है। इनके बारे में अपन ने आज चर्चा की है और ये अपना चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आप नियमित रूप से क्लासों में बने रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ